तुलनात्मक अध्ययन पढ़ रहे थे। फर्स्ट और सेकंड पेज आई थिंक आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया हो। जैसे ही हमारे 10 पेजेस होंगे वैसे ही मैं आपसे क्वेश्चन आंसर राउंड रखने वाली हूँ। तो आज का फर्स्ट टॉपिक है अंतर्विद्रधि के स्थान। देखो अंतर्विद्रधि दोनों जगह उसके क्या क्या लक्षण होते हैं बहुत स्पेसिफिक है कि चरक ने क्या बताया, सुश्रुत ने क्या बताया। कुछ जगह पर लक्षण का मिसमैच भी है, तो हमें बहुत अच्छे से अंतर्विद्रधि का टॉपिक यहाँ पर पढ़ना है। तो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर चरक ने 9 और सुश्रुत ने 10 बोले हैं, उसमें भी एक्स्ट्रा क्या बोला है, तो गुदा उन्होंने 9 के सिवाय एक्स्ट्रा गुदा उन्होंने बोला है। ठीक है, उसके बाद कल्पनाएं देखे थे, जो हमारी स्वरस आदि कल्पनाएं हैं। कल्पना हमारा आयुर्वेद पूरा कल्पनाओं पे ही बेस्ड है। तो यहाँ पर चरक ने 5 कल्पनाएं, जैसे स्वरस, कल्क, श्रत, हीम और फांड, और उसी के पर्याय जैसे कल्क का पर्याय हो जाएगा हमारा प्रक्षेप और आवाप। ठीक है, और श्रत का पर्याय हो जाएगा हमारा निरूहु, और शीत का पर्याय हो जाएगा हीम। और सुश्रुत ने 6 कल्पनाएं मानी हैं। कौन सी एक्स्ट्रा मानी है, तो वो है चीर कल्पना। काश्यप 7 कल्पना का वर्णन करते हैं, चरक उक्त 5, और एक्स्ट्रा जो है वो हमारी है चूर्ण और अभिशव। जब मधु के भेदों का वर्णन आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलता है, क्योंकि जस्ट नंबर डबल है। चरक ने बोला है 4 और सुश्रुत ने बोला है 8। ठीक है, और उसके कौन सा ज़्यादा अच्छा है यानी श्रेष्ठ माना है, उनके वर्ण के बारे में सभी हमें पढ़ना है। तो चरक ने बोला है भ्रमर, पैत्तिक, माक्षिक और छौद्र। उनके वर्ण के बारे में बात करेंगे तो देखो भ्रमर से भौरा याद रखना है, तो भौरा ब्लैक कलर का रहता है लेकिन हमें उसका वर्ण याद रखना है, दैट इज़ वाइट। ठीक है, पैत्तिक जो घी होता है, जो हमारा गाय का घी होता है, वो कैसा होता है, हल्का पीला कलर का होता है, तो घृतवर्ण का। माक्षिक जिसमें हमारा श्रेष्ठ है, माक्षिक को हम तैल वर्ण की संज्ञा देंगे, और छौद्र रहेगा हमारा कपिल वर्ण का। ठीक है, फिर उसके बाद सुश्रुत ने 8 बोले, तो चरक के 4 हो जाएंगे, और एक्स्ट्रा कौन से हैं, एक्स्ट्रा हो जाएंगे हमारे दाल, अधर्य और दालक और छात्र। देखो जब सुश्रुत चैप्टर नंबर 45 का डिस्क्रिप्शन आता है तब उन्होंने स्पेसिफिक लक्षण भी बताए हैं, इंडिकेशंस भी बताई हैं, और आगे भी हम देखेंगे गोविंद पारेख में भी कुछ इंडिकेशंस दी गई है कि कहाँ पर हमें कौन सा या किस रोग में कौन सा मधु का उपयोग करना है, तो वो भी देखेंगे। अष्टांग संग्रह में भ्रमर मधु जो है हमारा, उसको निकृष्ट बोल दिया गया है। आहार के भेदों के बारे में बात करते तो चरक ने 4 माने हैं, आशित, खादित, पीत और लीड़। ठीक है, सुश्रुत ने भी वही 4 माने, लेकिन भाव प्रकाश और शारंगधर मानते हैं 6। कौन से एक्स्ट्रा है, तो चुष्य और चव्य, तो चाचा एक्स्ट्रा मानते हैं। क्या, हमारे चाचा जो है वो एक्स्ट्रा मानते हैं, उसी को लेकर हमें चलना है। फिर नेक्स्ट आते हैं कुक्षी के भेद में, तो त्रिविध कुक्षीय करके चैप्टर ही है चरक में, विमान स्थान का 2nd चैप्टर। ठीक है, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है, त्रिविध कुक्षी चैप्टर है, तो 3 चरक के हिसाब से हो जाएगी। बाकी वाग्भट, काश्यप, शारंगधर, बस इतना याद रखो, चरक का 3 है, बाकी जो भी आ जाएगा उसका नंबर हो जाएगा हमारा 4। फिर उदावर्त की बात करते हैं कि उदावर्त के भेदों के बारे में जब वर्णन आता है तो चरक ने जब संख्या का वर्णन करा है तब उसने जो रोग जिनकी संख्या 6 होती है वो है अतिसार और उदावर्त। तो चरक में कन्फ्यूजन नहीं होता है, कन्फ्यूजन होता है हमारा सुश्रुत में, क्योंकि सुश्रुत ने उदावर्त वही उदावर्त हैं जो कि हमने वेग पढ़े हैं, जो हमारे 13 अधारणीय वेग हैं, उसी की संख्या उसने उदावर्त के डिस्क्रिप्शन में मिलती है। काश्यप के हमारे 6 उदावर्त रहेंगे। ठीक है, उसके बाद शुक्र के वेगों, शुक्र दोष की अगर हम बात करें तो संख्या अगर इसमें लिखी गई है तो मैं आपको बता देती हूँ कि सुश्रुत अनुसार 11 है, लेकिन सुश्रुत ने श्लोक में वर्णन किसी भी नंबर का 11 का नहीं किया है। इसलिए जब अगर श्लोक पूछा जाएगा, नंबर पूछा जाएगा, और चरक, सुश्रुत, वाग्भट किसी का भी रेफरेंस नहीं रहेगा, तब सिर्फ और सिर्फ हमें 8 नंबर पर जाना है, क्योंकि जब चरक सुश्रुत के दोष बताते हैं तब वो रेफरेंस के साथ और अष्ट दोषः भी लिखते हैं, इसलिए जिसने नंबर बताया है हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। फिर उसने साध्यता के बारे में ज़रूर हम सुश्रुत देख सकते हैं कि उसने 4 साध्य, कौन से, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, और एक हो जाएगा, इस तरीके से ये हमारे 4 दोष हो गए। अब कष्ट जो रोग है वो 5 बताए हैं, जो कि है कोड़प, ग्रंथि, पूय, क्षीण। ठीक है, और असाध्य रोग हो जाएंगे हमारे 2, मूत्र युक्त और पुरीश युक्त। ठीक है, वाग्भट ने जब इसका वर्णन किया तब 9, और भेल ने जब इसका वर्णन किया है तब ये रोग हो जाएंगे हमारे 7।
इस तरीके से हमें कंपैरेटिव में शुक्र दोष पढ़ना है, क्योंकि सभी ने शुक्र का वर्णन किया है, शुक्र के दोषों का वर्णन किया है। ठीक है, अब दोषिक उपचार के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों जगह आता है, जब हम गायनी एज ए सब्जेक्ट PTSR पढ़ते हैं तब, और जब हम संहिता पढ़ते हैं तब। तो ये 2 बार हमारा दोष उपचार रिवाइज होता है। उसी का फर्स्ट टॉपिक जो हम देखते हैं, जो कि है कुणप। अगर कुणप दोषज है तो हम उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे? तो धातकी, पुष्प, खदेर, दाडिम, अर्जुन संयुक्तम, इसमें सालसरादि गण का भी वर्णन है जब हम श्लोक पे जाते हैं, इसलिए आप भी कोशिश करें कि ऐसा सालसरादि गण लिख लीजिए, क्योंकि सालसरादि गण अगर आप मार्क करें तो सालसरादि गण लिख लीजिए, क्योंकि श्लोकवा में जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब सालसरादि गण का वर्णन आता है। क्वेश्चन सालसरादि वर्ण से भी पूछा जाता है, धातकी और पुरुष से भी पूछा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रंथि पे चलते हैं। तो ग्रंथि के लिए लिखा है, देखो उसको साथ में बोलने की कोशिश करूँ, सिद्ध पलासे, ग्रंथि सिद्ध पलासे, श्लोक का रेफरेंस है ना, तो ग्रंथि सिद्ध पलासे हम बोलेंगे। पूय पे आ जाते हैं, तो पुरुष कट आदिम्ब सिद्ध, तो सिर्फ प से पूय याद रखो, प से पुरुष याद रख लेंगे, और प से पूय, पा से पुरुष, कटवर आदि हम वर्ड याद रख लेंगे। ठीक है, वर्ड से याद रखने की ऐसे कोशिश करो, क्योंकि सेम टू सेम वर्ड्स हमें बहुत जगह मिलेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, पढ़ते चलेंगे। देखो क्षीण पे आते हैं, जो चीज़ क्षीण हो गई उसका क्या करना चाहिए? हमें वर्धन करना चाहिए। क्षीण है तो वर्धन करेंगे, तो स्वयोनि वर्धन, हम वर्ड याद रखेंगे, स्वयोनि वर्धन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें मैंने एक्स्ट्रा मार्किंग करी है। देखो ये मेरी बुक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा मार्किंग्स जो मैं भी अपनी बुक में करती, सेम मार्किंग्स आप कर लीजिए। वैसे मैं ऑडियो से ही पढ़ाना ज़्यादा सही रखती हूँ, अभी तक जितने डले चैनल्स पे वीडियोस हमेशा ऑडियो के डले, लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे अभी होंगे जिन्होंने गोविंद पारेख नहीं ली होगी, तो उनके लिए मैं आपको गोविंद पारेख, क्योंकि गोविंद पारेख ऐसी है जितना आप देखेंगे, जितनी बार आप देखेंगे, जितनी बार आप रिवाइज़ करेंगे, उतने वो पॉइंट्स आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे। और हमें हर जगह पर रिवाइज़ करना है। सुश्रुत का कोई रेफरेंस आ जाए, चरक का कोई रेफरेंस आ जाए, अगर वो पॉइंट्स चरक ने और सुश्रुत ने कोई भी डिफरेंस मिलता है तो हमें उसको तभी पढ़ते चलना है, क्योंकि वो चीज़ हमारी उतनी बार कन्फ्यूजन नहीं, उतनी बार क्लैरिटी करेगी। ठीक है, इसी तरीके से हम लास्ट पढ़ते हैं, दैट इज़ पुरीश। उसमें हो जाएगा चित्र। देखो पहले उसने कुणप, गंधी, पूती, पूय और पुरीश। देखो वैसे तो हमारे जो 5 होते हैं, पूती, पूय, तो पूती पूय का अलग अलग नहीं बताया यहाँ पर, है ना। फिर चित्र, ओछीर, हिंगू भी सिद्ध, ये वर्ड हमें याद रखना है। आर्तव काल के बारे में वर्ड करते हैं। आर्तव काल का जब वर्णन करा है तो सिर्फ रात्रि का वर्णन आचार्य चरक करते हैं कि पंचरात्रि अनुबंधी भी, ठीक है, बाकी सबने दिन का वर्णन किया। सुश्रुत 3 दिन, वाग्भट 3 दिन, हारित 7 दिन, और जो आधुनिक मत बोलता है वो बोलता है 3 से 5 दिन का रहता है। आर्तव दोष के बारे में बात करते हैं। जैसे अभी हमने शुक्र दोष देखे थे, वैसे ही अब हम आर्तव दोष देखते हैं। आर्तव दोषों की संख्या, जैसे चरक, अगर आपको कोई भी चीज़ चरक के नंबर में कन्फ्यूजन होते हैं तो चरक का फेवरेट नंबर है, तो फेवरेट नंबर उसका 8 है, तो हर जगह आप 8 लगा सकते हो। मेजर चीज़ में हम देखते चलेंगे, और जहाँ भी ये चीज़ आएगी तो मैं आपको फिर से रिवाइज़ कराऊंगी इस चीज़ों के बारे में। अब पढ़ते हैं नपुंसक भेद के बारे में। देखो फिर से आ गई ना, नपुंसक के भेद कितने माने हैं? चरक ने 8, सुश्रुत ने 5, और उसमें भी 2 तरीके का क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन ऐसा है कि उसने सशुक्र और अशुक्र करके माने। जो सशुक्र है वो हमारे हो जाएंगे 4, और जो अशुक्र है वो हमारे हो जाएगा 1। अब एक ही में अब षंड बोल देते हैं, तो नर षंड, नारी षंड, इस तरीके से 2 क्लासिफिकेशन इसका हो जाएगा। सशुक्र देखते हैं तो आत्सेक्य, सौगंधिक, कुंभिक और ईर्ष्यक। फिर से बोलेंगे, देखो वर्ड्स जितनी बार अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लगता है तो कोशिश करो उसको बार बार बोलने की या बार बार पढ़ने की, जिससे आपको वो वर्ड जो है फैमिलियर हो जाए। ठीक है, आत्सेक्य, सौगंधिक, कुंभिक और ईर्ष्यक। इसका जब हम डिटेल देखते हैं तो आत्सेक्य देखते हैं कि आत्सेक्य के क्या क्या लक्षण होंगे, सौगंधिक के क्या लक्षण होंगे। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो अभी गोविंद पारेख से रिवाइज़ किया, तो नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ आपको फिर से रिवाइज़ होगी। गोविंद पारेख एक दिन में पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ रिवाइज़ करने से गोविंद पारेख ईजी हो जाएगी आपके लिए। फिर क्लैव्य की बात करते हैं, तो क्लैव्य का वर्णन आचार्य चरक ने अलग से नहीं किया है, सुश्रुत ने अलग से रेफरेंस उसका दिया है, साथ ही साथ भेद भी अलग बताए हैं। तो वो है मानसिक, शुक्र क्षय, अति मैथुन्यजन्य, शुक्र वेग अवरोध, मेड रोगजन्य व सहज, इस तरीके से 6 हमारे जो हो जाएंगे। तो उसमें भी उसने बोल दिया कि कौन से जो है हमारे असाध्य हैं। असाध्यों की संख्या जब आती है
असाध्यों की संख्या में हम देखते हैं कि मेड्र जो रोगजन्य है और जो सहज है, देखो सहज इसलिए असाध्य हमारे आयुर्वेद में बहुत जगह, सहज को अगर हम ये कह दें कि जेनेटिक है, इनहेरिटेंट है, तो वो चीज़ें क्या होती है, ठीक होने में उतना ही डिफ़िकल्ट होती है, इसलिए हम उसको असाध्य की संज्ञा देकर चलते हैं। तो वहीं यहाँ पर क्लैव्य का जो सहज भेद है उसको हम असाध्य की संज्ञा देंगे। चरक ने कौन से 4 माने हैं, चलो उसे भी देख लेते हैं कि ध्वज उपघात जन्य, बीज दोष, बीज उपहत वाला हो जाएगा हमारा, वृद्धावस्था जन्य और शुक्रस्य जन्य, ये हो जाएंगे हमारे, जिसका रेफरेंस भी इम्पॉर्टेंट है कि योनि रोग व्यापद के अंदर हमारा शुक्ल क्लैव्य का भी वर्णन यहाँ पर मिलता है। ठीक है, आग्रह जो द्रव्य हैं चरक ने, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बताती हूँ, 152 जो चरक ने बोले हैं और वाग्भट बोलते हैं 155। ठीक है, वाग्भट ने क्योंकि गण का भी वर्णन किया है और आग्रह द्रव्य का भी वर्णन किया है, ये दोनों चीज़ आपको याद। अब चलते हैं हम पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 में पहले भावों के बारे में वर्णन करा गया है। देखो भावों के बारे में वर्णन करा है तो बल वृद्धिकर भाव कितने होते हैं, शरीर वृद्धिकर भाव क्या होते हैं और आहार परिणामकर भाव कितने होते हैं। जहाँ पर भी भाव का वर्णन आया है उसमें क्राइटेरिया बता दिए हैं कि हमें भाव को कैसे डिफाइन करना है। तो चरक ने 13 बल वृद्धिकर भाव बताए हैं, शरीर वृद्धिकर भाव 4 बताए हैं और वाग्भट, इसका रेफरेंस मैं आपको बताऊंगी कि इसमें 17 उनने शरीर वृद्धिकर भाव बताए हैं और आहार परिणामकर भाव हम फर्स्ट ईयर से पढ़ने लग जाते हैं, ऊष्मा, वायु, क्लेद, स्नेह, काल और संयोग, क्योंकि वो हमारे फिजियोलॉजी का टॉपिक है, हमारी रचना शरीर का क्रिया शरीर का टॉपिक है, उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे, क्योंकि इसके लक्षण भी हमें याद करने हैं कि ऊष्मा पचती, वायु अपकर्षयति, क्लेद सहती, है ना, स्नेह मार्दव जनियति, ये सारे टॉपिक्स हमें याद होने चाहिए। बिल्कुल वर्ड्स के साथ हम इसको रिवाइज कर लेंगे, आपको नहीं है तो ज़रूर हो जाएंगे, बस स्टे ट्यून्ड। ठीक है, आशय के बारे में बात करते हैं क्योंकि आशय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि हमने ऑर्गन को ना डिफाइन करके हम आशय बोला है। सुश्रुत ने यहाँ पर 7 आशयों का वर्णन किया है, पुरुष में और स्त्री में 8, एक्स्ट्रा कौन सा है तो गर्भाशय हो गया। ठीक है, उसके बाद काश्यप ने भी 7, लेकिन शारंगधर जब वर्णन करते हैं तो वो बोलते हैं कि स्त्री में 10 और पुरुष में 7 होते हैं। कौन सा एक्स्ट्रा, तो 2 स्तन आशय और एक जो सुश्रुत ने ही बोला था वो गर्भाशय। कोष्ठांग का वर्णन आता है तो कोष्ठांग में मेजर सारे कोष्ठांग हो जाते हैं, तो कौन सा नहीं वर्णन किया है चरक का वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो फुफ्फुस और अग्न्याशय यानी हमारा पेनक्रियाज, इसका वर्णन किसने नहीं किया है, चरक ने हमारा वर्णन नहीं करा है। सबसे ज़्यादा बताए हैं 15 चरक ने कोष्ठांग बताए हैं, उसमें फुफ्फुस और अग्न्याशय का वर्णन नहीं किया है। सुश्रुत ने इसको 8 बताए हैं, वाग्भट ने भी 8। काश्यप का नंबर बहुत जगह क्वेश्चंस में पूछा जाता है तो काश्यप का नंबर 13 याद रखेंगे। ठीक है, भेल का 14, अष्टांग संग्रह ने भी 8 ही बताए हैं। ठीक है, और अष्टांग हृदय ने 11 बताए। तो जहाँ अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय में डिफरेंस होता है वो चीज़ दिमाग में रख के चलनी है। तो कोष्ठांगी की संख्या 15 किसने बताई, 11 किसने बताई, 8 किसने बताई, सिर्फ 13 अलग है और 14 अलग है। तो ये हम चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, अब त्वचा के भेदों के बारे में बात कर लें। त्वचा के भेद याद रखना चाहिए, त्वचा के भेदों में कौन कौन सा रोग होना चाहिए, याद बिल्कुल क्लियर कट हमें होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों हमारे स्पेसिफिकली बात करी जाए तो चरक और सुश्रुत ने अच्छे खासे डिटेल में वर्णन दिया है। देखो चरक ने 6, काश्यप ने 6, सुश्रुत के सामने अगर आपका 6 लिखा होगा तो करेक्ट कर लीजिए, 7 होता है। अष्टांग संग्रह का 7, अष्टांग हृदय का 6 और आधुनिक जैसे स्किन के लेयर्स के बारे में बात करेंगे तो वो 7। इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा त्वचा वाला टॉपिक। फिर आते हैं धमनिया के, तो धमनिया चरक ने 200 मानी है, सुश्रुत ने वही 24 मान दी, काफ़ी ज़्यादा नंबर का डिफरेंस है ना। तो शारंगधर ने मांसधरा का नाम स्थूल और अष्टांग संग्रह ने षट त्वचा का नाम प्राणधरा कला माना है। एक पॉइंट आप अपने दिमाग में डाल लीजिए क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन ठीक है, अरे यार यहाँ पे शेडो आ गया, कोई बात नहीं, बुक तो साथ में लेके बैठे हैं ना आप। ठीक है, कुष्ठ के बारे में बात करते हैं क्योंकि कुष्ठ बहुत ब्रॉडली डिवाइडेड है, सिर्फ एक लेप्रोसी वर्ड से हम उसको नहीं ख़त्म कर सकते। फर्स्ट ईयर में कुष्ठ के सामने सिर्फ लेप्रोसी वर्ड लिखने से कुष्ठ नहीं ख़त्म हो जाता। चरक ने कितने भेद बताए हैं, 7, 18 और असंख्य भेद। ठीक है, सुश्रुत ने कितने बताए हैं, 18, 7, 11, उसको भी मेनली 7 कुष्ठ, महाकुष्ठ और 11 जो उनने बताए हैं वो क्षुद्र कुष्ठ की संख्या है।
काश्यप ने क्या बोला है, काश्यप और भेल दोनों 18 मानते हैं, लेकिन इनके साध्यता में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो ये है कि 9 उनने असाध्य और 9 साध्य माने हैं, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी गत त्वचा में कुष्ठों का वर्णन मिलता है, तो वो ऐसा है कि जब चरक त्वचा में कुष्ठ की स्थिति बताते हैं, कि मैंने आपको बताया था जब हम त्वचा पढ़ रहे थे कि कौन सा रोग किस त्वचा में होता है, उसका भी डिटेल्ड वर्णन है। तो कुष्ठ रोग आचार्य चरक ने 4th नंबर अर्थात चतुर्थ त्वचा में माना है, और सुश्रुत ने 5th नंबर और 4th नंबर दोनों में माना है। तो यही डिफरेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि चरक 4th बोलते हैं और सुश्रुत 4th और 5th दोनों बोलते हैं। अब देखो, सिद्म भी एक रोग है और वो भी त्वचागत, उसका स्पेसिफिक डिफरेंस मिलता है हमें दोनों आचार्यों के मत। तो वो इस तरीके से है कि सिद्म कुष्ठ के लिए आचार्य चरक तृतीय त्वचा में बोलते हैं कि तृतीय त्वचागत में है, और सुश्रुत पहली ही त्वचा में, सिद्म से ही हमारा श्लोक स्टार्ट होता है, तो सिद्म त्वचा में मानते हैं। फिर सिद्म की दोषिक डोमिनेंस बताई गई है कि सिद्म रोग कौन से दोष, तो चरक का हो जाएगा वीके बहुत खराब या वात कफ, और सुश्रुत ने, जब सुश्रुत की हम ट्रिक रिवाइज करते हैं कि सुश्रुत ने कुष्ठ का वर्णन करा है, तो कौन से रोगों, कौन सी दोषिक डोमिनेंस का लिया गया, तो कफज के लिए उसने जो हमारी ट्रिक है दैट इज शर्मा, मैं आपको आगे जाके डिकोड करूँगी क्योंकि अभी जस्ट क्लस्टर्स बनेंगे आपके दिमाग में और कुछ नहीं। द्रद्रु कुष्ठ का भी डिफरेंस आता है क्योंकि चरक ने इसे वात, पैत्तिक और क्षुद्र रोगों में माना है, वहीं सुश्रुत ने इसे महाकुष्ठ की संज्ञा देकर कफज रोगों की डोमिनेंस पे माना है। उन्माद, उन्माद और अपस्मार दोनों में जो वर्ड बड़ा है उसके भेद कम है। अपस्मार के भेद आते हैं 4 और उन्माद के भेद चरक अनुसार आते हैं 5। तो वही हमारे वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगंतुज। सुश्रुत की बात कर ले तो उसने चरक उक्त कौन से 4, तो वही वातज, पित्त, जब भी बात आएगी तो वीपी के एस, ठीक है। और कौन सा, विषज और मानसज कुष्ठ, किसी ने उन्माद जो होता है वो किसने माना है, सुश्रुत ने माना है। माधवकर ने कौन सा माने, वही 6 माने हैं जो आचार्य हमारे सुश्रुत मानते हैं। वृद्धि के बाद के भेदों के बारे में अगर वर्णन करें तो वो 3 बताए आचार्य चरक ने, जो कि है व्रग्न, मूत्र वृद्धि और मेदज वृद्धि। माधव, शारंगधर और सुश्रुत ने 7 वृद्धिगत रोग बनाए हैं। शोथ एक बहुत ब्रॉड टॉपिक आता है हमारे ग्रंथों के अंदर, क्योंकि चरक ने डिफरेंट जगह पर डिफरेंट शोथों की संख्या मानी है। एक शोथ ऐसा बोल दिया है कि जिसमें उत्सेद है, अर्थात जिसमें उभार है, वो शोथ का एक भेद है, क्योंकि सारे ही जो शोथ होंगे उसमें उत्सेद तो होगा, तो एक प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि निज और आगंतुज भेद से 2 प्रकार के, और दोषिक डोमिनेंस के हिसाब से वातज, पित्तज, कफज, ये 3 प्रकार के शोथ मिलते हैं। सुश्रुत की बात करें तो सुश्रुत ने इसे 6 प्रकार से डिवाइड किया है, और अंग भेद से भी सुश्रुत में इसका क्लासिफिकेशन मिलता है। वाग्भट ने 3 और 9, माधवकर ने 9, शारंगधर ने भी 9। ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, क्योंकि ग्रंथि का डीप डिस्क्रिप्शन हमारे अंदर मिलता है। पहले चरक को देख लेते हैं। देखो, चरक ने हमेशा कुछ चीज़ें, क्योंकि सुश्रुत हमारे सर्जन हैं, उन्होंने चीज़ें काट के अच्छे से देखी है, और कैडेवरिक एग्जामिनेशन बहुत अच्छा था उनका, इसलिए वो डीप नॉलेज रखते हैं। अगर रचना के बारे में बात करी जाए तो वो ज़्यादा सुश्रुत का है, लेकिन ग्रंथि के भेदों में थोड़ा अपोजिट है, क्योंकि जो मानसज भेद माना है वो सिर्फ आचार्य चरक ने माना है, सुश्रुत ने मानसज भेद नहीं माना है। इसलिए चरक के 6 और सुश्रुत के 5 है। तो कौन सा नहीं है, दैट इज़ मानसज। तो कौन कौन से है, तो वातज, पित्तज, कफज, सिराज, मानसज और मेदज। तो मानसज नहीं है, तो सुश्रुत के हो जाएंगे 5। चरक उक्त 6 ही वाग्भट के रहेंगे और 3 एक्स्ट्रा रहेंगे, कुल मिला के हो जाएंगे 9। तो 3 एक्स्ट्रा देख लेते हैं, दैट इज अस्थिगत, व्रण और रक्तज। कौन से, अस्थिज, व्रणज और रक्तज ग्रंथि एक्स्ट्रा मानिए। भेल ने 5 मानिए, क्योंकि सिर्फ सन्निपातज भेद जो हम देखेंगे वो सिर्फ भेल बोल रहे हैं कि भेल ने सन्निपातज माना है, बाकी चरक, सुश्रुत, वाग्भट किसी ने भी ग्रंथि का सन्निपातज भेल ना माना है, ठीक है। और कुक्षी, उदर, गला, मर्म, बालक, वृद्ध, दुर्बल को होने वाली ग्रंथि असाध्य है। श्लीपद का वर्णन पढ़ लेते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा पेज नंबर 4 का। तो चरक ने 1, सुश्रुत ने 3, वाग्भट ने 3 और वाग्भट ने अनूप प्रदेश में रहने वाले लोगों में यह व्याधि जो होती है मुख्यतः मानी है कि जहाँ भी गीलापन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि श्लीपद हमारी मुख्यतः पैर में होने वाली व्याधि है, उस तरीके से। सुश्रुत से पुराण, उदक, भूयिष्ठ, मतलब जो भी क्लम्जी एरिया रहेगा, जो भी क्लेद युक्त एरिया रहेगा वहाँ पर,
और अनिमित्तजरज बहुसो ज्वरः, माधव ने इसका रेफरेंस माना है। इस तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पेजेस, तो स्टे ट्यून्ड विथ आयुर प्रेरणा और पढ़ते रहो।